हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सही होंगे और वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसरा क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नया पोर्शन लेकर आए हैं और वो है जूनियर असिस्टेंट का सुपर टेट का, जिसे आपने अभी 17 तारीख में दिया है। तो कल ये एग्ज़ाम था, इसकी आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऑफिशियल आंसर की आने तक हम अपनी आंसर की आपके सामने ला रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि डाउट में हो या संदेह में हो, तो इसके सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। कल आशा करती हूँ आपका बेहतर गया होगा पेपर। तो इसके कुछ आंसर की हम मिला लेते हैं, कुछ आंसर्स की जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम मिला लेते हैं। जैसे कि मैं जो बुकलेट ले रही हूँ वो है बी नंबर बुकलेट। ध्यान से सुनिए, जो मैं बुकलेट है मेरे पास ये है बी नंबर बुकलेट। मेरे पास यही बुकलेट एक के पास से आई थी, तो मैं इसी के आंसर्स आपके सामने लेकर आई हूँ। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया। तो ये जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लागू हुआ था। तो इसका आंसर देख लीजिए। अगर आपकी बुकलेट दूसरी है तो आप क्वेश्चंस मिलान कर सकते हैं, क्वेश्चंस मिला लीजिए, है ना। ये बुकलेट नंबर बी है। अगर आपकी कोई और बुकलेट है तो आप दूसरी बुकलेट से अपनी बुकलेट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए और उससे मिलान करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, भी पीछे से केस आया था, ये था किरण बेदी नाम से जो ये लेडी थी, तो इनका केस आया था। तो ये जो पुदुचेरी से रिलेटेड था, पुदुचेरी की ऑफिसर थी और जो उनका केस था वो मद्रास में गया था, मद्रास में गया था, पुदुचेरी से रिलेटेड थी। तो जो उच्च न्यायालय है वो किसके क्षेत्र के अधिकार में आता है, वो ये आता है मद्रास के। ठीक है, मद्रास के क्षेत्राधिकार में ये आता है। ठीक है, इसका पहला आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। जैसे कि आप सब जानते हैं 1919 के टाइम में जितने भी थे ज़्यादातर प्रांत होते थे। जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो प्रांतों में लागू की गई थी, केंद्र में नहीं की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्र में शासन। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन, ये गलत है। बाकी तीनों उसके पोर्शन सही है। ठीक है, तीनों उसके पोर्शन सही है। 4th नंबर इसका सही है, ये 4th नंबर इसका आंसर होगा। बाकी तीनों क्वेश्चन सही है, ये गलत दिया हुआ है। केंद्र में द्वैत शासन नहीं था उस टाइम पर, जो था केंद्र ही नहीं था। ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये जैसे कि हम अपने जीके का पोर्शन में देख भी चुके हैं, जब हमने जीके का पोर्शन किया था उसमें ये राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। राजराज प्रथम द्वारा ये बनवाया गया था। राजराज प्रथम द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, इसका सेकंड आंसर है राजराज प्रथम। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल। ठीक है, अटल नवाचार किससे संबंधित है। अटल नवाचार किससे संबंधित है। दोस्तों, ये अटल नवाचार मिशन उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ये उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, अटल नवाचार मिशन। क्वेश्चन का आंसर है इसका पहला, उद्यमशीलता विकास से संबंधित। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो आंसर है F बराबर, F का अनुपात बताया गया है 216 और L का अनुपात पूछा गया है। तो F को अगर आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करोगे तो ये 6ठे नंबर पर आता है। और अगर 6 का आप वर्ग करोगे तो 6 गुना 6 गुना 6 करने पर 6 जंग 36 और 36 का जो आप वर्ग करोगे तो 36 का 36 बार करने पर 216 आएगा। ठीक है, 216 इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका F बराबर 216। तो जब आप L का वर्ग निकालोगे, L का वर्ग हमारा 1728 आएगा। ठीक है, 1728, 1728 इसका आंसर होगा। 6 का आंसर होगा आपका 4th, 6 का 4th। ठीक है दोस्तों, 6 का 4th आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सांकेतिक भाषा में गंगा को 7-11-47-1 से व्यक्त किया जाता है। तो सरजू का क्या संकेत होगा। जैसे कि आप सांकेतिक भाषा में इसमें समझ पा रहे होंगे, इसमें एक एक वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है और वो नंबर में अरेंज किया गया है। जैसे जी को अगर आप नंबर निकालोगे तो 7वें नंबर पर आता है,
जी 7वें नंबर पर आता है और ए आता है पहले नंबर पर, जी एन आएगा आपका 14 नंबर पर, जी आएगा फिर से आपका 7वें नंबर पर और ए आएगा पहले नंबर। तो अगर आप इसी तरह से अरेंज करोगे सरजू को, तो सरजू का जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर बी। आंसर बी आपका इसमें आंसर होगा, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी है आपका 19/11/81/021, 19/11/81/021, ये आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आपका सोल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जब आप इसे निकाल लेंगे तो इनका आप वर्ग कर लेंगे, तो उस हिसाब से अगर निकालेंगे तो आपका 10 इसमें आंसर होगा। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पहला, 8वें का जो आपका आंसर है वो है पहला, और यह आएगा आपका 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर पहला इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, 2:30 पर दोनों सुइयाँ 1 घंटा और मिनट में के कितने बीच के अंश का कोण बनाएंगे। जो घंटे और मिनट की होती है तो 2 बजकर घंटे में है, और मिनट की जो सुई है वो 30 मिनट पर आई हुई है, तो आप उसका कोण बताना है। तो उसका जो कोण बनेगा वो बनेगा 105 का, 105 का उसका कोण बनेगा। पहला इसका आंसर है। 9वें का जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा, 2:30 पर दोनों सुइयाँ जो कोण बनाएगी वो होगा 105 का कोण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयागराज गंगा, प्रयागराज गंगा के किनारे स्थित है, तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आपका थर्ड होगा, थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा। यहाँ तक आप क्लियर है। थर्ड इसका आंसर होगा सरयू नदी। 10वें का तीसरा आंसर होगा सरयू नदी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार जो भारत में साक्षरता दर थी वो थी 74.04%, 74.04%। कितनी थी, 74.04%। इसका आंसर होगा आपका दूसरा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। ये आंसर आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बजट से संबंधित है। बजट से हमेशा एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बजट 2021 और 22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए आवंटन पूछा गया है। जैसे कि आप जानते हैं इसका जो आवंटन किया गया था वो था 1100 करोड़, लेकिन इसमें 1100 करोड़ नहीं दिया हुआ, तो उसके हिसाब से हम 1000 करोड़ को इसका आंसर मान लेते हैं, क्योंकि ये उसके सबसे करीब है। तो 1000 करोड़ हमारा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा हमारा दूसरा। उत्तर प्रदेश का बजट जो आया था 2021-22 उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना 1000 करोड़ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। तो आपको ये बताना है कि मृदा अपरदन जो मिट्टी का कटाव है या उसकी जो क्षय है वो किस कारण होता है। तो मिट्टी का जो नुकसान होता है, अपरदन होता है, वो बहते हुए पानी से होता है। ठीक है, एक तो ये आंसर है इसका, और एक है समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें भी जब किनारे पर आकर उसका कटाव करती है, समुद्र की लहरें जब कटाव करती है, उसे ज़मीन को काटती है, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, बहता हुआ जल जब बहता हुआ चलता है तो अपने साथ वहाँ की मिट्टी भी बहा कर ले जाता है। तो 2 इसके आंसर हो गए। भूजल से कोई मृदा अपरदन नहीं होता, अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो उससे मृदा को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसके आंसर हमारे 2 होंगे, पहला और तीसरा, ए एंड सी। ए एंड सी इसका आंसर होगा, ए एंड सी। ठीक है, पहला इसका आंसर होगा, पहला ही जो है वो इसका आंसर होगा। आप इसे क्लियर कर लीजिए। 13वें का जो आंसर है वो है इसका पहला आंसर, 13वें का पहला आंसर है ए एंड सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी से। इसमें पिछली बार कई क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है बायोडाइवर्सिटी से। तो आपको पता है होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों में होती है। तो बायोडाइवर्सिटी होती है आनुवंशिक विभिन्नताओं में होती है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियों में होती है,
जैविक समुदायों में विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, उनमें विभिन्नता होती है। पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं होती है, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी विभिन्नताएं भी हमारी जैव विविधता में आ जाएगी, क्योंकि वो भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसे इफेक्ट करती है। तो ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा सभी। फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा सभी। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा सभी। तो 14 का जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किससे मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो किसकी तीव्रता को मापते हैं, कैसे पता चलता है कि ध्वनि प्रदूषण कितना हुआ है। तो ये हमारा डेसिबल होता है, जो ध्वनि की जो मात्रा होती है वो डेसिबल होती है। तो उसके हिसाब से आप जो लगाओगे, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम डेसिबल से नापते हैं। ऐसे मापने की जो इकाई है वो डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है, तो जो इसकी तीव्रता है वो हम डेसिबल में नापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लगा लीजिए 15 का आंसर होगा फोर्थ। 15 का आंसर है हमारा फोर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। 16 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है वायरस जनित बीमारी कौन सी है। वायरस जनित बीमारी कौन सी है। तो वायरस जनित जो हमारी बीमारी है वो है रेबीज़। आंसर इसका थर्ड। रेबीज़ जो है वायरस जनित बीमारी है। रेबीज़ वायरस जनित बीमारी है। तो 16 का हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। 16 का हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। 17 का जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन पूछा गया। ये जो ईसीजी आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर्स के पास में जब हम जाते हैं तो अपना अगर कोई किसी को दिल से संबंधित बीमारी है तो आपको ईसीजी कराने के लिए बोला जाता है। तो जो ईसीजी जो मापता है वो क्या मापता है, आपका हृदय की जो विद्युतीय गति है वो उसका मापता है, धड़कन को मापता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हृदय। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हृदय। 17 का आंसर हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो हमारा साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें आप जैसे देख रहे होंगे इसमें 2-2 के टुकड़े बनाए हुए हैं। एक है 12 का है, एक 12C, और उसके बाद में जो ये अलग अलग टुकड़े बनाए हुए उसमें आप नीचे के पोर्शन देखिए, जो और के बाद में है वो 6+C करा गया है, और इनके सभी के स्थान नीचे के लगभग सेम रखे गए हैं। जो ये जोड़े हैं इनके नीचे के स्थान सभी के सेम हैं। तो आपको इतना पता होगा कि जब स्थान समान होते हैं तो उसे समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट आंसर। फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, 18 का हमारा पहला आंसर होगा समस्थानिक। 18 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। तो टमाटर में जो अम्ल होता है उसके बारे में पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो जो टोमेटो में एसिड होता है वो 2 एसिड पाए जाते हैं। 2 एसिड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सिट्रिक अम्ल और दूसरा है मैलिक अम्ल। तो ठीक है, कौन कौन सा, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक और मैलिक। ठीक है, तो 19 का हमारा हो जाएगा थर्ड, 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है दोस्तों, 19 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिखर सम्मेलन के बारे में। शिखर सम्मेलन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग इसमें ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस का जो हमारा ये होगा उसमें ये पूछा ही जाता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूछा गया है 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 21वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा 2015 में। ठीक है, 2015 में। तो जो हमारे 20वें का आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, 2015। 20 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहला। 21वें की अगर हम बात करें तो 21वें में आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है,
कौन सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें देख लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, एसिटिक जो है वो हमारा दही में पाया जाता है, लेकिन जो फॉर्मिक अम्ल है वो हमारा चींटी में पाया जाता है। चींटी में हमारा फॉर्मिक पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा फॉर्मिक अम्ल दूध। ये इसका गलत है आंसर। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। तीनों का आंसर सही है, इसका गलत आंसर है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? हमारा फोर्थ नंबर 21 का फोर्थ नंबर हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा अभी फिलहाल में ये सार्थक लॉन्च हुआ है और ये अपतटीय गश्ती जहाज है। अपतटीय गश्ती जहाज है जो सार्थक है, वो अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है दोस्तों, अपतटीय गश्ती जहाज। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर होगा इसका? इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। ठीक है, 22 का तीसरा इसका आंसर होगा अपतटीय गश्ती जहाज। सार्थक जो है अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो वो प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो हमारा पहला 100% लक्षद्वीप जो है हमारा 100% केंद्र शासित है। ठीक है, 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप जो है हमारा पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो 23 का हमारा हो जाएगा दूसरा, 23 का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। 24वें नंबर पर चलते हैं। 24वें इसमें पूछा गया है, निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए। तो आपको इन्हें अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले कौन सी घटना होती है? तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है। उसके बाद में जो आता है, उसके बाद में आता है हमारा महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड और सबसे लास्ट में आता है साइमन आयोग की नियुक्ति। साइमन आयोग की नियुक्ति। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। 24 का आंसर हमारा है फोर्थ। इस बात से आप मिलान कर लीजिए कि 24 का जो आंसर है वो हमारा फोर्थ है। इस चीज़ को मिला लीजिए, 24 का आंसर हमारा फोर्थ लगेगा। ठीक है दोस्तों, 24 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अब निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो आपको पता ही होगा ये सावरकर बंधु थे। 3 थे सावरकर बंधु। ठीक है, उनमें से जो 3 सावरकर बंधु थे उनमें से एक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, तीनों में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, तो 25 का जो आंसर होगा हमारा, 25 का आंसर होगा हमारा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले किस राज्य ने पूर्ण किया है? भारत केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य निम्नलिखित किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर होगा हमारा गोवा। गोवा हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, गोवा इसका आंसर है। नंबर 26 का जो हमारा है, 26 का हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, 26 का दूसरा आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा आंसर आता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है थाईपुसम, एक त्यौहार है, उसके बारे में पूछा गया है। त्यौहार से देखिए हर बार आपको एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो धार्मिक त्यौहार है हर राज्य का कौन कौन सा त्यौहार है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से इस बार भी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था और वो है थाईपुसम। तो थाईपुसम के बारे में अगर हम बात करें, ये तमिलनाडु का था। थाईपुसम तमिलनाडु का धार्मिक त्यौहार है। थाईपुसम तमिलनाडु का धार्मिक त्यौहार है। उसके बाद में जो इसका आंसर होगा 27 का जो आंसर होगा हमारा 3, 27 का आंसर होगा हमारा 3। ठीक है दोस्तों, 27 का आंसर होता है हमारा 3। आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। 28 का जो हमारा आंसर है वो है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य
ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश की योजना है, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की योजना है किसान कल्याण मिशन। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 का दूसरा। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, 28 का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इसको जो पुरस्कार मिला था ये पुस्तक थी सग्गी बेन। सग्गी बेन इस पुस्तक का नाम था और ये 2020 में बुकर पुरस्कार इसको मिला था, जो बुकर प्राइज़ है वो इसको मिला था। ठीक है, तो सग्गी बेन इसका आंसर था। 29 का 2, 29 का जो आंसर है वो हमारा है नंबर 2। 29 का आंसर हमारा नंबर 2 है। ठीक है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो देखिए, जो ये सहतूत बांध है वो जिस नदी पर बनने जा रहा है उसका नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये सहायक नदी है, मैदान नदी। ठीक है, सहायक नदी है मैदान नदी, उस पर ये बनने जा रहा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध मैदान नदी पर निर्मित होगा। ठीक है, 30 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा पहला। 30 का आंसर होगा हमारा पहला। 30 का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, 30 का जो आंसर है वो है हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? ठीक है, तो अकबर ने पहली बार जब जजिया कर समाप्त किया था वो था 1564। इसका आंसर है हमारा दूसरा। 1564 में समाप्त किया गया था। अकबर ने पहली बार जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में पूछे गए हैं, कौन निर्वाचित हुए थे? तो जैसे कि आप सब जानते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सभी ने याद किया होगा। उम्मीद करती हूँ ये ज़्यादातर का आंसर सही गया हो। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तो 32 का आंसर होगा हमारा चौथा। 23वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इनको सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में। 1874 में इनको हटाया गया था। ठीक है, 33 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, 30 का आंसर आपको पता है, 30 का आंसर है पहला। 31 का आंसर है अकबर ने जजिया कर 1564 में हटाया था। 32वें का आपका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित है? तो कौन निर्वाचित है हुए थे 1938 में? सुभाष चंद्र बोस। 33वां जो हमारा आंसर है 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन, ठीक है, उद्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसका उद्वाचन किया गया था। 34 का हमारा आंसर है थर्ड। 34 का आंसर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशों के बारे में पूछा गया है, राजवंशों के बारे में पूछा गया है। इनका आपसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि इनका कालक्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में व्यवस्थित करें। तो आप इसे कैसे अरेंज करेंगे? इसमें देखिए जो सबसे पहला हमारा आंसर आता है वो आंसर हमारा ये है कि जो हर्यक वंश था वो उनमें सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश का अंत किया था नंदवंश ने। तो उसके बाद नंदवंश का अंत किया था मौर्य ने। मौर्यों का जो अंत किया था वो हुआ था शुंग द्वारा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हर्यक आएगा, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। तो इस हिसाब से अगर हम अपना आंसर तय करें तो 35 का आंसर हमारा फोर्थ होगा। 35 का आंसर हमारा फोर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, 35 का आंसर हमारा फोर्थ होगा। 35 का आंसर हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आपको पता ही होगा कि वन के अंतर्गत तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। अगर आप वर्ग मीटर के हिसाब से लेके कितने वर्ग में कितना वन ज़्यादा है, जितने
33% इसका वैलिड माना जाता है कि 33% वन होना चाहिए। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र मिलता है वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36 का आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। 36 का आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। 37वें नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो आपको पता होगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने जीके में। ठीक है, डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन हमारा आया था, कैबिनेट मिशन आया था हमारा 24 मार्च 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बैठ जाएगा वो हमारा थर्ड बैठ जाएगा। 38 नंबर का जो आंसर हमारा बैठेगा वो बैठेगा थर्ड। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति कहाँ का होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, भारत में पदेन जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति कहाँ का होता है? राज्यसभा का। ये क्लियर आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में हमारे 29 विषय आते हैं। 11वीं अनुसूची में हमारे 29 विषय आते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय आते हैं। 40 का आंसर थर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो अगर हम बात करें ये हमारी 17.5 थी और ये है 2011 में जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या के 17.5% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच में स्थित है? जो कुमायूं हिमालय है आपको पता होगा सतलज नदी वहाँ की मेन नदी है और काली नदी, इन दोनों के बीच से वो घिरा हुआ है। सतलज और काली नदी से कुमायूं हिमालय घिरा हुआ है। ठीक है, आपको इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। 42 का आंसर तीसरा। 43 का आंसर लेते हैं। 43 का आंसर है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है तो हरित क्रांति हरी सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, हरी फसलों से संबंधित है। तो खाद्यान्न, इसका आंसर हमारा होगा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। इसका आंसर होगा हमारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। 43 का आंसर है हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 44वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से घिरा रहता है? तो आपको पता होगा जो भारत का निचला हिस्सा है वहाँ सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। सबसे ज़्यादा चक्रवात भारत के निचले हिस्से में आते हैं। जो हमारा ये श्रीलंका की तरफ है वहाँ सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का हमारा ये एरिया आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 44 का चौथा पश्चिम बंगाल। 44 का चौथा पश्चिम बंगाल। 45 अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा रेलवे खंड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे खंड, तो जैसे कि आप सब जानते हैं जो भारत में रेल चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है, ऐसे चलेगी। तो आप जब ऐसा करोगे तो ये जो मिडल पॉइंट है आपका, ये इसका मिड में सबसे ज़्यादा रेल जो है क्रॉस होती है और सबसे बड़ा जो है रेलवे ट्रैक यहीं पर माना जाता है। ठीक है, जो रेलवे जोन है वो यहीं पर माना जाता है। तो मध्य रेलवे खंड इसका सबसे बड़ा रेल खंड माना जाता है। मध्य रेलवे खंड इसका सबसे बड़ा रेल खंड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य रेलवे खंड इसका आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? मध्य रेलवे खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह कौन सी होती है? ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, ट्रांसपोर्ट होती है मतलब मृदा जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ होती है वो मृदा, जलोढ़ मिट्टी बोले जाते हैं। जो जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? 46 का आंसर जो हमारा होगा, 46 का आंसर होता है हमारा दूसरा। 46 का आंसर होता है हमारा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोज्य और भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। भोजन श्रृंखला। 47 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा सेकंड।
47 का आंसर होगा हमारा सेकंड, भोजन श्रृंखला। 47 का आंसर होगा हमारा सेकंड, 47 का आंसर होगा सेकंड, भोज्य और भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं क्या कहा जाता है। जो समुद्र के तल पर रहते हैं दोस्तों, उन जानवरों को, उन जंतुओं को कहा जाता है बैंथिक। आपने पढ़ा भी होगा, ये पर्यावरण से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्वेश्चन आए हुए हैं अब ये दो। ठीक है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बैंथिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पावर हाउस की सामर्थ्य 50 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा 4800 जूल। ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। जब इसका आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तो जो एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो प्रतिदिन की ऊर्जा निकालोगे इसकी, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 4800 जूल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया दिवस से। आपको पता ही होगा, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जीके का जिसमें दिवस के बारे में ना पूछा जाए, तो ये आपको हम पहले ही बता चुके थे। इसमें दिवस का आप 1 साल का क्लियर कर लीजिए अपना। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो कौन से दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। 28 का पहला हमारा इसका आंसर है। ठीक है, 28 का जो हमारा आंसर है वो होगा पहला, 50 का जो आंसर होगा वो हमारा 28 फरवरी होगा, पहला आंसर होगा। 50 का आंसर हमारा पहला। तो यहाँ तक कि जो आज हमने जीके क्वेश्चंस थे वो सभी क्लियर किए। अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप वो मुझे बता दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए मेरे चैनल पर। माय चैनल इज़ लिटरेचर विद जय सुराग क्लासेस। ठीक है, ये क्लियर हुए आपको क्वेश्चंस। तो इनके सभी क्वेश्चंस के आप मिलान कर लीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपका कितना एवरेज है, मुझे कमेंट कीजिए जीके में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है आप शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों का एवरेज जो है उन्हें पता चले, उनके जो डाउट है वे क्लियर हों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।